સુરતમાં સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંગઠનના કાર્યકર્તા સુશ્રી કીર્તિ આહુજાએ આસારામ બાપુના વિરુદ્ધ કેસો અંગેની કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂલો પર વાતચીત કરી હતી। અખિલ ગુજરાત સંત શ્રી આસારામજી સાધક સંગઠન દ્વારા આયોજિત કોન્ફરન્સમાં ટ્રાયલના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને સંબોધવામાં આવ્યા હતા અને ન્યાયની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। કીર્તિ આહુજાએ આ કેસમાં થયેલી વિવિધ કાયદાકીય ભૂલો પર વાત કરી હતી, જેમાં ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં 4 દિવસનો વિલંબ અને સામૂહિક બળાત્કાર અને માનવ તસ્કરી સંબંધિત કલમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષે ન્યાયી સુનાવણીમાં અવરોધ ઉભા કરીને કોર્ટમાં વિવિધ નિર્ણાયક તથ્યો છુપાવ્યા હતા। ન્યાયિક દેખરેખનો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે જોધપુર અને અમદાવાદની ટ્રાયલ કોર્ટ કેસમાં ઘણી ભૂલોને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ રહી, જેનાથી ન્યાયના સંભવિત અડચણ ઊભું થયું છે। મેં કોર્ટના આદેશો અને ચુકાદાઓનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે। જોધપુર અને અમદાવાદ બંને કેસની કાર્યવાહી નિર્દોષ જાહેર કરવાનો ચુકાદો આપે છે। ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્ણાયક પાસાઓની અવગણના કરી છે। જો કાયદાનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય તો આસારામ બાપુને નિર્દોષ છોડી દેવા જોઈએ। મને વિશ્વાસ છે કે હાઈકોર્ટ ગંભીર ભૂલોની નોંધ લેશે અને આસારામ બાપુને નિર્દોષ જાહેર કરશે। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આસારામ બાપુએ જે ગુનાઓ નથી કર્યા તેના આરોપો તેમના પર લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેમણે પીડિતોની વાર્તાઓને અસંભવિત પણ ગણાવી હતી। સુશ્રી આહુજાએ મીડિયાને કાયદાકીય ભૂલોને ઉજાગર કરવા અને લોકો સમક્ષ બે કેસ વિશેના સચોટ તથ્યો રજૂ કરવાની અપીલ પણ કરી હતી। આસારામ બાપુના સ્વાસ્થ્ય અંગેની ચિંતાઓને સંબોધતા સુશ્રી આહુજાએ તબીબી સારવારને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે દર્શાવી હતી। તેમણે તબીબી આધાર પર આસારામ બાપુને પેરોલ અથવા જામીન આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જો કેસની યોગ્યતાઓને બાજુ પર રાખવામાં આવે તો પણ તબીબી સારવારને લઈને જામીન માટે પર્યાપ્ત આધાર છે। अभी आवाज़ ठीक है? 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, बिकॉज़ हम लॉयर्स अप टू डेट रहते हैं न्यूज़, जो लीगल न्यूज़ रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ मैंने ये केस देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कन्विक्ट की, मैं यहाँ कन्विक्ट बात कर रही हूँ, यानी कि जिसको सज़ा हो चुकी है हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी, उस कन्विक्ट की सज़ा को, जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी, उसको कम्यूट करके 20 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया था। और उस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि ऐसा बार्बरिक इंसिडेंट हमने पहली बार देखा है। छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और वो केस आपको ध्यान आएगा इस बात से कि मीडिया में भी चला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस डेथ कन्विक्ट की सज़ा को कम्यूट किया था। इस लाइन से ये केस फेमस हुआ था। और उस समय बच्ची की माँ ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी कि मेरी बेटी का भी तो फ्यूचर था, उसका क्या हुआ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनर का भी फ्यूचर है, वो देखते हुए हम इसकी सज़ा को 20 साल करते हैं। ये न्यूज़ मैंने आर्टिकल पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद हैं, 2013 में अरेस्ट हुए हैं और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनको अब तक एक बार भी बेल नहीं दी गई। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आमने सामने पढ़े। तो एक साधारण सी बात है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आपने भी ये दोनों न्यूज़ इकट्ठे सुनी। इन दोनों न्यूज़ में कितना विरोधाभास है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। सो ये दोनों न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई, 1-1.5 साल पहले की बात है, यही फैक्ट को बताते हुए कि हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के केसेस देख कर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। तब मैंने ये बात अपनी वीडियो में उठाई थी और उसके बाद से फिर आसाराम बापू के जो पैरोकार है वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थी और वहाँ पे मेरा मैटर था, तो वो मुझसे स्पेशली टाइम लेकर आए कि आपने ये बात उठाई है, ये हमें भी लग रहा है कि कभी कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेट ने ये बात उठाई है। क्योंकि आज तक आसाराम बापू को मैं एज सच सिर्फ इस तरह से जानती थी कि हाँ कोई है जो कि
प्रवचन करते हैं, लेकिन कभी मैंने आज तक कभी आसाराम बापू के आश्रम में कभी विजिट नहीं किया, ना मैं उनको कभी जानती थी। मेरी फैमिली इस्कॉन से जुड़ी हुई है और मैं परम पूज्य माऊली जी एक कथाकार है महाराष्ट्र में, उनको मैं उनके सत्संग में मैं जाती हूँ और इस्कॉन से मेरे मम्मी पापा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ने उसमें स्टोरी बताई है, वो एडमिसिबल है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन हमारे कानून में दो तरीके से कोर्ट में देखा जाता है कोई भी क्राइम। एक होता है एडमिसिबिलिटी, यानी ये क्राइम जो भी सब एविडेंस है ये एडमिसिबल है या नहीं है। दूसरा देखा जाता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये प्रॉबेबल है कि ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का एंगल भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स हर कोर्ट ने देखना होता है। आप सिर्फ इस बात से नहीं कि एक लड़की ने कोई बात बोल दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, या तो उस केस में कोई आई विटनेसेस हो, या फिर ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस हो, या फिर कोई इंजरीज बोल रही हो। लाइक मैंने आपको शुरू में जो केस बताया जिसमें 4 साल की बच्ची का मर्डर हो गया, या फिर कोई ऐसा केस जिसमें निर्भया जैसा केस हो गया, जहाँ पर ऐसा केस जहाँ पे इंजरीज अपने आप में बोल रही हैं कि बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें सामने नहीं होती हैं तो क्या चीज़ सामने होती है? लड़की का बयान। अगर मेडिकल इंजरीज या आई विटनेसेस नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? सर्कमस्टेंसेस। हमारी लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस स्पीक इन एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंसेस। सो सर्कमस्टेंसेस में नंबर 1 एक तो लड़की का स्टेटमेंट होता है। अब बाकी के सर्कमस्टेंसेस क्या बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि क्या ये घटना प्रोबेबल भी है। अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ जो कि लड़की ने बताई है और वो जो मैंने पढ़ी है, एविडेंस से मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट है, विक्टिम का ये कहना है कि मैं आसाराम बापू के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी, और मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लेकिन करेक्ट बता रही हूँ एज पर द डॉक्यूमेंट्स। अभी आज तक मैं उनके आश्रम में गई, दिल्ली में मैं रहती हूँ, वहाँ कभी मैं गई नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार केस पेपर्स देखिए। तो सारे केस पेपर्स वो मेरे पास लेकर आए। जोधपुर का केस है एक, और एक अहमदाबाद का केस है। दोनों केस पेपर्स मेरे पास लेके आए, एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो पेजेस जो केस पेपर्स थे, दे वर रनिंग इन थाउजेंड्स। 9,000 से ज़्यादा पेजेस थे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको टाइम तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ भी आज मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया सब ने कि आप प्लीज़ टाइम निकालिए, तो मैं किसी तरह टाइम निकाल के आ पाई। तो उस समय 9,000 जब पेजेस मेरे सामने आए, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट्स, एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब जो भी गवाहों के बयान होते हैं, और साथ में क्योंकि जोधपुर के केस में जजमेंट आ चुकी थी तो जोधपुर की जजमेंट की कॉपी थी। अहमदाबाद की जजमेंट तब तक नहीं आई थी, 1 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। और सब एविडेंस के सब कागज़ मेरे सामने थे। एंड व्हेन आई read those documents, I was shocked as an advocate, not as a human being. As an advocate, I was shocked. और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में, अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। एक साधारण अगर हम बात करते हैं रेप केस की, तो जायज़ सी बात है, मैं खुद भी एक वुमेन हूँ, और मैं खुद भी जब मैं इस फील्ड में आई तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने, आप मेरा कार्ड भी अगर देखेंगे, मेरे कार्ड पे लिखा है कि मैं पॉक्सो केसेस के लिए, विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट करती हूँ। आप सोचिए, मैं वो एडवोकेट बात कर रही हूँ जो मैं पॉक्सो विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करती हूँ। और ऐसे एडवोकेट के पास जब पेपर्स आए, तो मैंने जब वो पेपर्स देखे तो मुझे प्राइमा फेशी देखते ही समझ में आ गया, अरे ये कैसी स्टोरी है। क्योंकि देखो, अगर आप नेचुरली नॉर्मली अगर कोई आप केस सुनते हैं, आसाराम बापू के केस के बारे में सब लोग जानते ही हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन यही आता है कि रेप केस है, सज़ा तो होनी ही चाहिए। रेप केस का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के दिमाग में आता ही है कि सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि एक होता ही है कि एक बच्ची के साथ या एक औरत के साथ, एक महिला के साथ
ये सबसे घिनौना क्राइम है। और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि आप किसी का मर्डर कर दो, उससे ज़्यादा अगर आप किसी का रेप करते हो तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है, ये उससे बड़ी बात है। प्राइमा फेशिया दिमाग में सबके यही आता है, लेकिन एक एडवोकेट कागज़ देख के बताता है। एक एडवोकेट ये नहीं देख के सुन के बताएगा कि हाँ ये रेप केस है, इसमें सज़ा होनी ही चाहिए। एक एडवोकेट हमेशा कागज़ देख के बताता है। और मैंने भी जब सारे कागज़ देखे तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों शॉक हुई। मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है, और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे, उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज़ मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाएं जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो ज़रूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए होते। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नज़रिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज, सूरत।